और इसका एक पिलर जो सारनाथ में है वो हमारा नेशनल एम्बलम भी बना। तो मौर्य काल में फर्स्ट टाइम पिलर्स के रिकॉर्ड बनाए गए। और ये ऐसे ही था जैसे आज के टाइम हाईवे के पास या फिर होल्डिंग जो एडवर्टीजमेंट के लिए लगाई जाती है उसकी तरह। ऐसे ही उस टाइम पिलर आर्ट के थ्रू लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती थी, साथ में लोगों को कुछ मोरल वैल्यू सिखाने के लिए भी पिलर्स का यूज किया जाता था। और ये ज्यादातर जो बनाए जाते थे वो सैंडस्टोन से ही इनका डेवलपमेंट होता था। इसके लिए काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग पहले एक पिलर्स को पूरी तरह बनाते थे और फिर उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर हमें दिखता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इमेज होती थी जो इसके ऊपर भी बनती थी। हो सकता है उस इमेज में बहुत सारी चीजें हों, कोई शेर टाइप का, लॉयन का इमेज जो हमें सारनाथ में दिखता है, और भी बहुत सारी चीजें। हो सकता है एलिफेंट हो, बहुत सारी पिक्चर में हमें दिखता है। ये सारी चीजें भी हमें इस पिलर में दिखती हैं। तो इसके दो पार्ट होते थे, एक ये वाला पार्ट जो नीचे से स्टार्ट होता था और एक ऊपर वाला पार्ट जहां पर कुछ चीजें होती थी। और इनकी एक और खास बात, सिंगल स्टोन से बनता था। एक स्टोन एक ही होता था, अलग अलग पत्थर का यूज नहीं करते थे। उसी में डिजाइनिंग करके ऊपर इमेज भी लगाई जाती थी। और ये ओपन प्लेस में बिना किसी सपोर्ट के इनको बनाया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि इन पिलर को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें हों। और कई बार इनकी जो हाइट है वो 30 से 50 फीट के आसपास होती थी। तो किसी भी पिलर को बिना सपोर्ट के खड़ा करना, ये एक टेक्नोलॉजी भी दिखाती है कि कैसे इन लोगों ने ये सब किया। और इनका वेट भी काफी ज्यादा होता था। कैसे ये लोग इतने हैवी वेट वाले पिलर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके गए और फिर इनको खड़ा किया। जैसे अभी भी आपको दिखता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें पहले ही बना लेते हैं, चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, और उसके बाद उस चीज को लगा देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इनके यहां भी दिखता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर इमेज नहीं है, उसे गावदुम लाट, गावदुम लाट के नाम से भी जाना जाता है। ये नीचे वाला जो एरिया है, और ऊपर वाला जो है इसे अपर पार्ट के नाम से भी जान सकते हैं, या शीर्ष एक तरीके से कहते हैं संस्कृत में, उस नाम से भी इसे जाना जाता था। और इसका जो बेस होता था ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता था, बेस थोड़ा सा बड़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो धीरे 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 वो छोटा होता जाएगा। और फिर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर किसी एनिमल का या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे
हमें कुछ फेमस जो पिलर हैं वो दिखते हैं। सारनाथ का पिलर, यही हमारा नेशनल एम्बलम है। और यहां पर आपको 4 लॉइन दिखेंगे एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन करते हुए। हमें 3 ही दिखाई देते हैं लेकिन 4 लॉइन थे। ऐसे ही संकिसा एक प्लेस है जहां पर एलिफेंट आपको दिखेंगे, ऊपर के इमेज में एलिफेंट बैठे हुए। तो ऐसे इन पिलर को बनाया जाता था। और जो पिलर सारनाथ वाला हम लोगों ने नेशनल एम्बलम बनाया है तो उसके कुछ रीजन हैं, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के उस इमेज को शो भी करता है। जैसे उसमें 4 लॉइन है। लॉइन का मतलब होता है पावर, शक्ति, कि हमारे पास पावर है। लेकिन वो कोई भी घूर नहीं रहा, पीसफुल है। मतलब इंडिया एक पावरफुल देश है बट पीसफुल भी है। और इंडिया का रिकॉर्ड भी रहा है कि हमने आज तक किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक भी नहीं किया पहले। तो ये हमारे नॉन वायलेंस के जो थॉट हैं उनको भी दिखाता है। और ये दिखाता है कि कैसे इंडिया पावर के बावजूद अपनी पावर का मिसयूज नहीं करता। और हम लोग सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं कि पूरा अर्थ एक फैमिली है। और इसी को हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी उसमें भी फॉलो करते हैं। जहां हमारे पास न्यूक्लियर पावर होते हुए भी हम कभी भी किसी देश को ये नहीं बोले कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये हमारी पावर को दिखाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी उसको पीसफुली हम लोगों ने रखा हुआ है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारनाथ का पिलर इंडियन कल्चर को, साथ में यहाँ के लोगों की सोच को दिखाता है। इंडियन कल्चर, हमारे लोग क्या क्या चीजें सोचते हैं, वो सारी चीजें हमें सारनाथ के पिलर में दिखता है। और इससे जुड़े क्वेश्चन आपसे प्री में भी पूछे जा सकते हैं, साथ में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नेशनल एम्बलम की बात। और जब न्यू पार्लियामेंट बना तो इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन भी हुआ। हुआ क्या, जो 4 लॉइन है न्यू पार्लियामेंट में उसको जूम कर दिया गया। तो जब उसको बड़ा किया गया तो इस वाले में लॉइन थोड़े से शांत थे, उसमें थोड़ा सा मुंह खुल गया। तो लॉइन ऐसे लग रहा है जैसे घुर्रा रहे हैं। इस बात को लेके ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट खड़ा हुआ। लेकिन वो सारी चीजें हुई जूम ज्यादा होने की वजह से, थोड़ा सा लार्ज बना, इस वजह से ऐसा हुआ। तो उसके लेके भी काफी न्यूज में था ये। फिर उसके बाद एक पर्सन जो बाहर से आता है, ट्रेवलर, और वो भी एक पिलर बनवाता है, गरुण पिलर। गरुण जो रिलेटेड है हिंदू रिलीजन से रिलेटेड, और ये कहीं ना कहीं वैष्णव
जो कल्ट है उसका पार्ट है, या आप कह सकते हो भागवत, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। एक सुंग रूलर के टाइम एक ट्रेवलर आता है जिसका नाम है हेलियोडोरिस। और वो राजा को खुश करने के लिए, क्योंकि वो वैष्णव रिलीजन को मानता था, एक गरुण पिलर बनवाता है। और राजा उस समय जो है वो है भागभद्र। ये उस टाइम के राजा। तो भागभद्र के सामने हेलियोडोरिस गरुण पिलर बनवाता है। और ये जो बनता है विदिशा, विदिशा एक प्लेस है एमपी में, मध्य प्रदेश, वहां पर बनता है। और गौतम बुद्ध जहां अपना पहले स्पीच देते हैं, जिससे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, वो भी कहां से हुई? सारनाथ से। तो सारनाथ से बहुत सारी चीजें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है वो भी आती हैं। तो ये हमने देखा कि पिलर आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट इंडिया में हुआ। और इनमें सबसे ज्यादा फेमस पिलर सारनाथ पिलर, दूसरा एक पिलर गरुण पिलर। इनका इंपॉर्टेंस इस सेंस में है कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतने हेवी वेट वाले स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह लाना, फिर उसको स्टेब्लिश करना, फिर उसके ऊपर पेंटिंग, पूरा एक इमेज बनाना, ये सारी चीजें इसको दिखाते हैं। और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से और अपने कल्चर की वजह से हमने सारनाथ पिलर को अपना नेशनल एम्बलम भी बनाया। अगला जो टॉपिक आता है वो है मूर्ति आर्ट। इंडिया में कैसे मूर्ति या आइडियल्स, गॉड के जो इमेजेस हैं वो बनना कैसे स्टार्ट हुई। और मूर्ति आर्ट में कुछ फेमस आर्ट स्कूल हैं, जिसमें मथुरा है, गांधार है, साथ में अमरावती। इन तीन स्कूल के बारे में हमें जानना पड़ता है। तो मूर्ति आर्ट, जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, और इसमें तीन स्कूल इंडिया में, चाहे मूर्ति आर्ट की बात करें या डांस की बात करें या सॉन्ग की बात करें, वो कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़े हुए हैं। और मूर्ति आर्ट में भी यही सारी चीजें दिखेंगी। पहला हमें दिखता है गांधार, और ये वही प्लेस है जहां महाभारत के शकुनी मामा रहते थे। उसके बाद मथुरा, दिल्ली के आसपास वाला एरिया। उसके बाद अमरावती, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। इन तीन प्लेसों पर मूर्ति आर्ट का इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। इन्हीं को तीन स्कूल कहा जाता है जहां पर मूर्ति आर्ट चली। गांधार वाला एरिया जो अफगानिस्तान वाली साइड पड़ता है, साथ में तक्षशिला और लगदी लाहौर वाला एरिया, वो सारा इसी के पास में पड़ता है।
तो इस वाले एरिया में शुरू से ही बहुत सारे कल्चरों का इंडिया में आना रहा है। वेस्टर्न बॉर्डर से बहुत सारे कल्चर इंडिया में अलग अलग टाइम में आए हैं। तो गांधार वाले क्षेत्र में इस कल्चर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा है। तो डिफरेंट कल्चर के आने की वजह से इस मूर्ति आर्ट पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर डिफरेंट जो कल्चर आए उनके अकॉर्डिंग भी मूर्ति आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। जैसे 6th सेंचुरी में ईरानी लोग यहां पर आए, उन्होंने थोड़े दिन कंट्रोल किया। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर यूरोपियन भी आए, उन्होंने भी यहां पे कंट्रोल किया। आगे चलकर शक, कुषाण, इन डायनेस्टी का भी आना यहां पे हुआ। इसलिए यहां पर मिक्स कल्चर दिखता है और जो इनकी मूर्ति आर्ट में भी दिखता है काफी ज्यादा। और यहां पर जो मूर्ति बनाई गई है उस स्ट्रक्चर को एक टेक्निक के नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं हेलिनिस्टिक। हेलिनिस्टिक हेलिनिस्टिक ये यूरोप में एक प्लेस था जिसका नाम था हेलिनिक। वहीं से इस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। और जब ये रीजनल लेवल पे पहुंच गई, जैसे इंडिया में गांधार पहुंची, तो इसे हेलिनिस्टिक कहा जाने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गांधार आर्ट है वो बेशक डेवलप इंडिया में हुई, लेकिन इसमें जो बाहर के कल्चर हैं उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अदर कल्चर का इम्पैक्ट आपको काफी ज्यादा दिखेगा। तो ये एकदम ये नहीं कह सकते इंडिजिनसली सारी तरीके से इंडिया के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो बहुत इम्पैक्ट इसका दिखता है। इस आर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें कि भाई इस आर्ट में क्या ऐसी चीजें थी जो इतना फेमस हुई, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिसमें ये जो आर्ट है काफी रियलिस्टिक थी। इसमें आइडियल नहीं दिखाया जाता है, रियलिस्टिक चीज को दिखाया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को बनाना, गौतम बुद्ध की इमेज उसको ऐसे ही बनाया जाएगा जैसे ह्यूमन बॉडी। इवन ह्यूमन बॉडी में ये लोग मसल उनको भी बहुत अच्छे से डिजाइन करते थे। और उससे दिखता है कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या पार्ट हैं। इससे पता चलता है जो आर्टिस्ट हैं वो काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। साथ में हेयर वो अलग अलग स्टाइल में बनाए जाएंगे, कई बार घुंघराले बाल होंगे, वो भी हमें दिखते हैं। और बुद्ध की
मूर्ति काफी ज्यादा मिली, क्योंकि इस वाले एरिया में बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा सेंटर हुआ करता था। इसलिए ज्यादातर जो मूर्तियां हमें मिली हैं वो गौतम बुद्ध से ही जुड़ी हुई हैं। और गौतम बुद्ध जी के बाद एक यूनानी गॉड अपोलो उसकी तरह दिखते हैं, और उनके बाल काफी ज्यादा घुंघराले हैं। ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। साथ में ये मूर्ति में क्लॉथ को भी दिखाते हैं, और क्लॉथ में जैसे कोई ओढ़ता है तो उस टाइम कुछ फोल्ड हो जाता है, कुछ सरवट सी पड़ जाती है, उनको भी दिखाया गया। इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा नेचुरल तरीके से वहां के आर्टिस्ट ने इन चीजों को दिखाया है। और यहाँ पर जो स्टोन है वो ब्लू स्टोन का यूज किया गया है, जिससे थोड़ी सी साइंस आती है। और इसके मेन जो प्रोटेक्टर थे उस रूलिंग क्लास में, आप कह सकते हो शक, रूलर और कुषाण, इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और इसके कुछ फेमस सेंटर तक्षशिला, जहां पर इंडिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी जिसके आचार्य चाणक्य, साथ में अफगानिस्तान में भी एक प्लेस जहां पर बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो रॉक को काट के बनाई गई है, जिन्हें तालिबान ने बम से उड़ा दिया था, बामियान। ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ये भी एक सेंटर था। और तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा जलालाबाद, ये कुछ फेमस सेंटर थे जो गांधार आर्ट को दिखाते हैं। तो काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के साथ ये सारी चीजें करते हैं। अब एक बात आती है, क्या जो यहाँ के आर्टिस्ट थे वो पूरी तरह विदेशी थे, कुछ भी इंडियन कल्चर नहीं था, क्या ऐसा इन्हें दिखता है? तो मैक्सिमम चीजें हम देखें, चाहे बालों के लेवल पे, साथ में हमने देखा कि ये लोग पैरों में बुद्ध के शूज भी पहनाते दिखाई देते हैं, जूते। तो बुद्ध के पैरों में जूते हैं, जबकि इंडियन कल्चर में जूते का ज्यादा वो नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये लोग तो फॉरेन जो चीजें थी उनको ही कॉपी कर रहे थे। लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं कि बेशक बाहर से देखने में मूर्ति ऐसी लगती थी कि भाई फॉरेन इम्पैक्ट है, लेकिन इनके पास जो हार्ट था वो इंडियन ही था। वो कैसे? कि इन्होंने ज्यादातर मूर्तियां बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बनाई। बेशक इन्होंने आर्ट की कुछ चीजें बाहर से ली हैं, लेकिन इनका हार्ट और इनकी फिलोसॉफी वो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई, उसी से जुड़ी हुई चीजों को ये लोग प्रेजेंट करते हैं। इसलिए फॉरेन इंपैक्ट होने के बावजूद हम कह सकते हैं कि भाई ये कलाकार
इंडियन कल्चर, इंडियन फीलिंग को अच्छे से दिखाते थे। और इन्होंने अलग अलग स्टाइल में बुद्ध की मूर्तियां बनाई। एक पोजीशन बुद्ध जब ध्यान करते हैं उसकी भी है, दूसरी पोजीशन बुद्ध एक साइड लेटते हैं उसकी भी है, कई बार खड़ी हुई पोजीशन में भी है। तो अभी भी इनकी मूर्तियों को काफी ज्यादा याद किया जाता है। तो आपसे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गांधार आर्ट या गांधार स्कूल किससे रिलेटेड है, डांस से, मूर्ति से, या म्यूजिक से। साथ में मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि मूर्ति आर्ट में गांधार स्कूल के बारे में क्रिटिकली एनालाइज करो, उसका पॉजिटिव पॉइंट, कहां पे डेवलप हुआ, और फिर बाद में क्या क्या चीजें उसमें होगी। तो ये हमने पहला स्कूल देखा मूर्ति आर्ट का। सेकेंड स्कूल है मथुरा। मथुरा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है। माना जाता है कि यहीं पर हिंदुओं के एक फेमस गॉड कृष्ण का जन्म हुआ, और उसके बाद से मथुरा में टेम्पल आर्किटेक्चर का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। आज भी आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे टेम्पल आपको दिखाई दे जाएंगे। तो मथुरा में सेकेंड सेंचुरी से ही काफी ऐसी चीजें होने लगी जिससे मूर्ति आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। और इनको जो प्रोटेक्शन दिया वो कुषाणों ने दिया। शुरुआती स्टेज में कुषाण, जिनका एक रूलर कनिष्क, इन्होंने प्रोटेक्ट किया। मथुरा की जो आर्ट है वो आइडियलिस्टिक ज्यादा है, मतलब गॉड ऐसे होने चाहिए, एक अच्छी सी इमेज, गॉड के हाथ में कुछ वेपन, कई बार टेक्स्ट बुक, वो सारी चीजें इसमें आपको दिखेंगी। और इस आर्ट से बौद्ध, जैन, साथ में हिंदू, इन तीनों रिलीजन से जुड़ी हुई पेंटिंग या मूर्ति आपको दिखाई देंगी। और धीरे धीरे इन्होंने इंडिजिनियस, मतलब अपने ही देश के कल्चर को प्रमोट किया। इन्होंने कुछ भी चीजें बाहर से नहीं लिए, ये अपनी कह सकते हैं स्वदेशी है, जिसका ओरिजिन हमारे देश से हुआ है। इनके यहाँ बुद्ध के सिर पर ना तो बाल दिखेंगे, ना उनकी दाढ़ी दिखेगी, बियर्ड, कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, एकदम क्लीन से। साथ में उनका एक हाथ, जिसे हम कहते हैं कि भाई आशीर्वाद देना, उस मुद्रा में रहेगा, जिसे हम कहते हैं अभय। अभय मुद्रा, उस पोजीशन में लेफ्ट हैंड अभय मुद्रा में दिखाई देता है। फिर उसके बाद दूसरे में एक क्लॉथ पहने हुए, उनके हाथ में एक क्लॉथ कपड़ा है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई देती। मथुरा में एक जैन संत, उनकी एक मूर्ति मिलती है,
जिनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये काफी ज्यादा फेमस जैन संत हैं और इनकी मूर्ति एक टीला कंकाली वहीं से मिला है। टीला मतलब थोड़ा सा ऊंचा वाला एरिया, अपर वाला एरिया, वहां से इनकी मूर्ति मिली है। और इनको बहुत सारे स्नेक सांपों के साथ दिखाया गया है। इनकी मूर्ति बनी है, उस मूर्ति में बहुत सारे सांप हैं, जो एक कल्चर को दिखाता है कि भाई कैसे जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। और ये सर्प जो है उनकी इंद्री कंट्रोल को ही दिखाते हैं। साथ में इनके यहां आप लोगों ने कई बार बहुत सारे गॉड के पीछे एक चक्र सा देखा होगा, जिसे हम कहते हैं प्रभा मंडल, जो पीछे चमकता रहता है। ऐसे ही मथुरा में गॉड की मूर्तियों के साथ साथ एक प्रभा मंडल भी दिखता है, इसे कहते हैं प्रभा मंडल। जैसे वैसे सामान बाहर का हम कहते हैं ऑरा, मतलब चमक, साइननेस। तो पीछे जो मूर्ति बनती थी उसके पीछे इसको दिखाया जाता था। ये मूर्ति है, उसके पीछे ये प्रभा मंडल एक तरह से दिखता है। तो बुद्ध की मूर्तियों में और भी संतों की मूर्तियों में आपको प्रभा मंडल का इंपैक्ट दिखेगा। और मथुरा और उसके आसपास के एरिया से रेड सैंडस्टोन मिलता था, उसी से ज्यादातर ये वाली मूर्ति है वो डेवलप हुई। अगला जो है अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश वाली साइड, और इसका डेवलपमेंट कृष्णा और गोदावरी बेसिन उसमें दिखाई देता है। कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो बेसिन है उसमें आपको अमरावती जो मूर्ति आर्ट है वो दिखेगी। अमरावती, कृष्णा एंड गोदावरी, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, इस बेसिन में आपको अमरावती आर्ट दिखेगा। यहाँ के जो रूलर जिन्होंने इसको काफी ज्यादा फेमस किया, सातवाहन, उन्होंने इसको फेमस किया। साथ में एक और डायनेस्टी इक्ष्विक, इन्होंने भी प्रोटेक्ट किया। यहां पर मार्बल से मूर्तियां बनाई जाती थी, संगमरमर। और साथ में मूर्ति पर ब्यूटिफिकेशन पर काफी ज्यादा जोर था, मतलब सोना, चांदी, डायमंड, कुछ कीमती पत्थर उससे जड़ दिया जाता था। अमरावती में एक स्तूप, अमरावती स्तूप दिखता है। उसमें भी
हमें ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं। इस स्तूप के अंदर बुद्ध से जुड़ी हुई जातक स्टोरी जातक स्टोरी बुद्ध जी के लाइफ से जुड़ी हुई है। कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के एक रिलीजन को अपना लिया और कैसे वो एक संत बन गए। इसमें एक एलिफेंट के ग्रुप को बुद्ध जी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके दृश्य को भी दर्शाया है कि वो कैसे एक एलिफेंट का झुंड थोड़ा सा गुस्से में हो गया है, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके कुछ फेमस सेंटर जिनके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, नागार्जुन कोंडा, कोंडा, साथ में घंटसाला, ये भी एक फेमस सेंटर है। इसके अलावा गोली, एक बार घंटसाला के बारे में पूछा था। इन एंशियंट हिस्ट्री घंटसाला इज फेमस फॉर, 3-4 ऑप्शन थे, डांस आर्ट, म्यूजिक आर्ट, मूर्ति आर्ट, ऐसे ऑप्शन दिया था। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूरी तरीके से स्वदेशी थी, मतलब कुछ भी चीज बाहर से नहीं थी, अपने देश की थी। इसमें जो भी मूर्ति दिखाई वो अपने हैं। ये हमने 3 स्कूल देखे जो मूर्ति आर्ट से जुड़े हुए थे। एक रीजनल स्कूल भी हमें दिखाई देता है जिसका डेवलपमेंट बंगाल के आसपास वाले एरिया में हुआ, जिसे हम कहते हैं पाल। कुछ राजा पाल वंश जिन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ एरिया पे कंट्रोल किया, वहां के राजा महीपाल, उन्होंने कुछ चीजें की। तो पाल मूर्ति आर्ट ये एक रीजनल है, स्कूल 3 ही पाए जाते हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। इसमें मूर्तियों को कॉपर, साथ में स्टोन, इससे बनाया जाता था। और मूर्ति को एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में कॉपर को पिघला के डाला जाता था, उसके बाद उसमें ढाल के मूर्ति बनती थी। ज्यादातर मूर्तियां ब्राह्मण एंड बौद्ध रिलीजन से जुड़ी हुई थी। मूर्तियों में ज्वेलरी का यूज काफी ज्यादा किया जाता था और कई बार तो पूरी तरीके से ज्वेलरी से ढक दिया जाता था, जिससे आर्टिफिशियल आर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ। और ये बंगाल के एरिया में, बंगाल बहुत बड़ा एरिया था पहले, इसमें आज का बांग्लादेश, साथ में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सारी चीजें एक तरीके से इसमें थी। तो ये हमने मूर्ति आर्ट के बारे में जाना।
अगला जो टॉपिक हमारे लिए आता है, टेक्सटाइल टेक्निक। इंडिया में टेक्सटाइल काफी ज्यादा फेमस हुआ। इंडिया में काफी ज्यादा कॉटन मिलता था, तो उसी से जुड़ी हुई चीजें इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको काफी ज्यादा डेवलप दिखती है। तो टेक्सटाइल या फिर क्लॉथ आर्ट, ये भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। जैसे आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, ये सारी चीजें भी इंडिया में काफी डेवलप हुई। इसमें बहुत सारी टेक्निक का यूज किया जाता था। जैसे एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं जामदानी, ये क्लॉथ के डेवलपमेंट में काफी यूजफुल होती है, या इसे कहते हैं इनले टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, जो क्लॉथ बन जाता है उस पर डिजाइन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जरी, कपड़ा जब बनता है तो उसमें कुछ लहरें टाइप की एक तरीके से बनाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जरी। वो सारा काम किया था। कई बार ये जरी गोल्ड की बनती थी, कई बार सिल्वर की। और ये लोग व्हाइट क्लॉथ पर कई बार कुछ लाइट कलर का यूज करते थे, जिससे वो जरी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ज्यादातर इससे साड़ी बनती थी। बहुत सारी साड़ियां इससे बनती थी। जैसे मणिपुर में अभी भी फेमस है। मणिपुर के अंदर मोरा गफी साड़ियां जो होती थी, गफी, वो इस जामदानी से बनती थी। तमिलनाडु के अंदर एक फेमस प्लेस कोडियाल करूपार, कोडियाल करूपार, ये भी दिखता है, जो जामदानी टेक्निक से ही बनता है। उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पास औरंगाबाद, वहां पर भी एक टेक्निक यूज होती थी जिसे कहते थे पैठनी। पैठनी टेक्निक, इससे भी बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और यहां से सिल्क से बनी हुई जो क्लॉथ है वो काफी ज्यादा फेमस थी। और महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेस औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल मिलने की वजह से वहां पे कॉटन काफी ज्यादा होता है। कॉटन होने की वजह से महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट एंशियंट टाइम से लेकर अब तक हुआ है, जिससे बाद में फैशन इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। तो औरंगाबाद के एक प्लेस पैठन, और उसी प्लेस के नाम पर पैठन टेक्निक, इसमें भी सिल्क से बनी बहुत सारी साड़ियां वो फेमस हैं। और यहां पर भी जरी का यूज किया जाता था।
ये गोल्ड, सिल्वर, इनसे बनती थी। कई बार जो थोड़े से कम होते थे वो कॉपर वाली जरी भी यूज करते थे। ऐसे भी यहाँ पे यूज किया था। और ये पैटर्न जो है अजंता जो केव है उनसे जुड़ा हुआ है, उनके पास में ही है, तो इस अजंता केव का इम्पैक्ट भी इन पे पड़ा है। साथ में साड़ियों में बौद्ध पेंटिंग का भी यूज कई बार किया जाता था। कई बार लोटस फ्लावर, कमल का फूल, कई बार एलिफेंट, वो भी आपको दिखता है, उसकी भी पिक्चर है। इसके कुछ फेमस सेंटर पैटर्न हमने महाराष्ट्र में तो देखा ही, इसके अलावा कर्नाटक, जहां पर एक सेंटर इलकाल इलकाल साड़ी के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, वहां पे बहुत सारी ऐसी साड़ी बनती थी। आंध्र प्रदेश में इस वाले एरिया में नारायणपेट, ये एक सेंटर काफी ज्यादा फेमस था। तमिलनाडु के अंदर कांजीपुरम आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, एक टूरिस्ट प्लेस कांजीपुरम। ऐसे हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दो टेक्निक हमने देखी जो हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अदर भी टेक्निक थी, जैसे बलूचरी टेक्निक, साथ में बांधनी और बाटिका, जिन्हें हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।